नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। 21 सचिवों और 16 सरपंचों से 1 करोड़ रुपए की वसूली के आदेश। कलेक्टर ने धारा 92 के तहत की कार्यवाही। पुलिस की हिरासत से युवक ने लगाई छलांग, उपचार के दौरान मौत। कलेक्टर ने दिए न्यायिक जांच के आदेश। नागिन धुन पर थिरकते लोग, न मास्क, न कोरोना का खौफ, न सोशल डिस्टेंसिंग। गाजे बाजे के साथ कोरोना की तीसरी लहर को दे रहे हैं निमंत्रण। खबरें अब विस्तार से। वसूली राशि न जमा किए जाने पर 21 सचिवों के वेतन से एवं 16 सरपंचों से भू राजस्व वसूली के आदेश। न्यायालय कलेक्टर रीवा द्वारा जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में वित्तीय अनियमितता संबंधी प्रकरणों में मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत धारा 89 एवं 92 के तहत वसूली आदेश पारित किया गया है। हम आपको बता दें कि संबंधित पंचायत सचिवों को वसूली राशि जमा किए जाने हेतु पत्र जारी किए गए थे। सूचना पत्र जारी किए जाने के उपरांत भी सचिवों द्वारा वसूली राशि जमा न किए जाने के पश्चात मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत सुनवाई की जाकर 92 धारा के तहत राशि वसूली की नोटिस जारी कर तामील कराई गई। तामीली सूचना दिए जाने के उपरांत भी सचिवों द्वारा न तो राशि जमा की गई, न ही किसी प्रकार का जवाब दिया गया। इस पर स्वप्निल वानखेड़े, जिला सीओ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा द्वारा जारी आदेश में वसूली की राशि संबंधित के वेतन से वसूल किए जाने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि जिसमें तत्कालीन व वर्तमान सचिव व सरपंच शामिल हैं। जिला पंचायत सीओ ने सचिवों के वेतन से वसूली के लिए नोटिस जारी किया है, जबकि सरपंचों से भू राजस्व के तहत वसूली के लिए तहसीलदारों को निर्देश दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन से भी होगी वसूली। बताया गया है कि तत्कालीन सचिव महेंद्र त्रिपाठी और प्रकाश मिश्रा सेवानिवृत्त हो गए हैं। वसूली राशि नहीं जमा करने पर पेंशन बंद कराए जाने के आदेश भी दिए जा रहे हैं। बकाया राशि वसूली करने के लिए पेंशन से वसूली की जाएगी। बकाया जमा राशि के लिए प्रथम किस्त में कुल राशि का न्यूनतम 50% एक मुश्त डीडी के माध्यम से, शेष राशि सचिव के मासिक वेतन का 50% कटौती कर वसूल किए जाने के आदेश दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि जिला पंचायत सीओ कार्यालय से जारी नोटिस के अनुसार रीवा जनपद पंचायत के भोलगढ़ सचिव रमाशंकर दुबे से 31,500 रुपये, जवा के बाबा की बरौली पंचायत सचिव राम विकाल वर्मा से 4,67,775 रुपये, नई गढ़ी के कसियारन गांव के सचिव दिलीप साकेत से 1,18,183 रुपये की वसूली होगी। इस संबंध में प्रस्तुत है जिला पंचायत के सीओ स्वप्निल वानखेड़े से प्राप्त जानकारी के अंश। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के आधार पे कलेक्टर सर ने राशि वसूली की कार्रवाई लगभग 21 सचिव और 16 प्रधानों के खिलाफ कराई गई थी। इनको 2 बार नोटिस दिए गए कि आप जो आपके ऊपर जो धारा चली है उनका पैसा आप जमा कर दीजिए, जो भी राशि वसूली की जमा करिए। लेकिन उनके द्वारा उसका ना जवाब दिया गया, ना ही राशि वसूली की जमा की गई, जिसको तारतम्य में रखते हुए इनको अभी नोटिस दिया गया है कि आपके खिलाफ आरआरसी की प्रक्रिया कराई जाएगी और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आरआरसी के प्रावधानों के अंतर्गत आपकी जो भी संपत्ति है वो वसूली वहाँ संपत्ति से भी वसूली की जा सकती है। अभी के लिए उनको सिर्फ नोटिस दिया गया है। अगर ये नोटिस का पालन नहीं करते तो तहसीलदार और एसडीएम के द्वारा एक आगे की कार्रवाई की जाएगी। लगभग सर कितने रुपए का ये पूरा है? ये सभी अलग अलग पंचायत में अलग अलग राशि होती है, हर किसी की अलग अलग राशि है, लेकिन लगभग सभी सरपंच और प्रधान एवं सचिव के ऊपर 1 लाख 2 लाख से ऊपर की ही राशि बकाया है। सर कितने सरपंच और सचिव और प्रधान हैं टोटल? इसमें अभी जो हमने नोटिस दिया है उसमें 21 सचिव कुल पूरे जिले के हैं एवं 16 प्रधान को दिया गया है। शराब तस्करी में पकड़े गए आरोपी ने पुलिस वाहन से लगाई छलांग, उपचार के दौरान अस्पताल में हुई मौत। लापरवाही बरतने पर चौकी प्रभारी सहित 4 पुलिसकर्मी निलंबित, जबकि कलेक्टर रीवा ने मजिस्ट्रियल जांच के दिए हैं आदेश।
हम आपको बता दें कि नई गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर चौकी पुलिस ने बीते दिनों शराब तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस चौकी ले जा रही थी। तभी रास्ते में एक आरोपी ने पुलिस वाहन से छलांग लगा दी। वो बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस ने तत्काल आरोपी को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन उपचार के दौरान आज उसकी मौत हो गई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने लापरवाही बरतने पर 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि राजेश साकेत की मौत के बाद उनके परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करना शुरू कर दिया और घटना की मजिस्ट्रियल जांच कराए जाने की मांग पर अड़ गए। परिजनों की माने तो मृतक राजेश साकेत अपने दोस्त छोटे लाल के साथ पीलिया की दवा लेने घर से बाहर निकला था, जबकि मृतक के साथ पकड़े गए दूसरे साथी का कहना था कि वो राजेश साकेत के साथ रिश्तेदारी में गया हुआ था और वहीं दोनों लोगों ने शराब पी, साथ ही करीब 5 लीटर शराब अपने पास रख ली। तभी सिविल ड्रेस में 2 पुलिसकर्मी मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे और उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने फोन करके चौकी से 4 पहिया वाहन समेत अन्य पुलिसकर्मियों को बुलवा लिया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को वाहन के पीछे बैठाकर रामपुर चौकी ले जाने लगे। तभी बीच रास्ते में ही पुलिसकर्मी दोनों के साथ वाहन के अंदर ही मारपीट करने लगे। उसी दौरान राजेश सिंह ने अचानक पुलिस वाहन से छलांग लगा दी। वहीं मृतक की मौत के बाद उसके 5 बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिसके चलते प्रशासन की ओर से मृतक के परिवार को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी गई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि रामपुर चौकी की टीम शराब तस्करी के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर चौकी ला रही थी। उसी दौरान वाहन में पीछे बैठा राजेश वाहन से नीचे कूद गया, जिससे उसे कई चोटें आई थी। पुलिस के द्वारा उसे तत्काल नई गढ़ी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि पूरे मामले में राम पुलिस चौकी की टीम के द्वारा लापरवाही की गई थी। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने वाहन के पिछले हिस्से में बैठाया था, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने चौकी प्रभारी समेत 4 पुलिस आरक्षकों को निलंबित कर दिया है और मृतक के परिजनों की मांग पर पूरी घटना की जांच कराने के लिए रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए हैं। बहरहाल पुलिस की लापरवाही से जहां एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और उसके 5 बच्चों के सिर से पिता का हाथ उठ गया, वहीं आपको बता दें कि मृतक के परिजनों को रेड क्रॉस से आर्थिक मदद दिलाने सहित कलेक्टर ने नई गढ़ी सीओ को शासन की ओर से आर्थिक मदद देने के लिए निर्देशित किया है। इस घटना के संबंध में प्रस्तुत है छोटे लाल साकेत मृतक के साथी, किरण साकेत मृतक की बेटी एवं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है बेटा आपका? किरण साकेत नाम है मेरा। मेरे पिताजी का नाम राजेश साकेत। क्या घटना क्या हुई थी? घटना छोटे लाल मेरे घर से मेरे पिताजी को ले गया 4:58 में जगाया, घर पे आया और बोला कि चलो पीलिया झराने जाना है मेरे साथ चलो। पापा हमारे बोले कि हम माटी बनाए ईटा पारे मेरा घर गिनाया था, हम ईटा पारी लेना ना जावे। कहीं नहीं चला, मुखारी टोर के दिन अपने हाथे करे कि हमारे पापा का मुखारी और घर से हमने झूठ बोल के कहा कि पीलिया झरवावे लेके जाइला है। और फिर लेके गए पीलिया झरवावे, हम पता नहीं कि पीलिया झरवावे लेके गए कि दारू के साथ जाने दिन तो नहीं जाने ला। फिर जब ये सब काम हो ही गई कहीं भर्ती लेके आई कि हमारे बड़का भाई खेल रहा उनके घर, तो फोन आवा। जब उनके घर फोन आवा तो हमारे लाला अब अम्मी से बताई, आप कहा तो नहीं बताई कि पापा जी वहाँ गया भर्ती हमार, ये बताइस कि पापा जेल में हमार छोटे लाल दारू लेके जब ना बने तो पकड़ गए हम, तो पापा गला पकड़े हैं पापा का। तो हमारा अम्मी के पूछा है कि बताए दा भैया कहाँ हम कौन जेल में तो हम पहुँचे जाए। छोटे लाल के घर आना कि उनका 4 मेहरिए रही, 2 भाई रहे, एक बाप रहा एक सार रहा। ये लोग का कहें वहाँ जाए के का करबे, वहाँ जाए के का करबे वहाँ हमार जनता। हाँ 4 बजे तक का छिपाए रहे, 4 बजे के बाद ही बात बताए वहाँ जाए के का करबे। तब हमार अम्मी हमार चाचा यहाँ ना आए थे, हम फोन लगान अपने बुआ के सबके लगान कि जा पापा हुआ कहा था कि भर्ती है, तो देखिए अब बोला चला था कि नहीं। जब हमार बुआ हर आई तब बताएं कि पापा की बोलती वही दिन से बंद ही पापा नहीं रहे। तब फिर सब जने को बताएं,
और परंतु छोटे लाल के पापा घरे पूछे गए तो नहीं बताए। अभी छोटे लाल बतामा कि पुलिस वाले का करी नहीं, कहाँ लेके गए रहे, पुलिस कहाँ लेके इनका गई, छोटे लाल करी कि पुलिस करी सब अपने हमका पता है। मेरे घरे करता हम अपने घरे से जानी थे। वो पुलिस पकड़ी थी और पुलिस की गाड़ी में छोटे लाल पुलिस गाड़ी में रही थी और छोटे लाल घटना हुई है, कैसे क्या घटना? सर हम लोग घर से गए थे, दोनों आदमी, हमारा और सगा दोस्ता है, भाई भी लगता है। हम दोनों गए थे रिश्तेदारी, वहाँ से दारू थोड़ा लिए, वहाँ से पिए थोड़ा, वहाँ से लेके आ रहे थे। रास्ते में हमको सिविल ड्रेस में पुलिस पकड़ा बाइक से। हम लोग वहाँ पे रुक गए, वहाँ पे हम लोग को मारपीट किया, फिर गाड़ी पुलिस की बुलाए, वहाँ पे हम दोनों को बैठाए, वहाँ से थाने ले जा रहे थे। रास्ते में हाथापाई किए, मारपीट किए, डंडा से भी किए, यहाँ मारे, यहाँ मार रहे थे। हमको ऐसे करके जा रहे थे, तभी कानून नहीं कैसे गेट खुल गया और पुलिस के साथ में गिर गया। क्या दारू वारू बरामद हुई क्या बड़ी मात्रा में, कोई ऐसी चीज़? ज़्यादा नहीं बरामद हुई। कितनी दारू मिली थी? 5 लीटर। 5 लीटर दारू। 5 लीटर दारू कहाँ लेके जा रहे थे? वो घर में बारात थी सर, वो भी पीने के लिए ले जा रहे थे। क्या पुलिस ने मारपीट की थी क्या? जी सर। और फिर ये कैसे कूद गया? मारपीट के टाइम में जैसे हम ऐसे मेरे को गाड़ रहे थे और उनको भी मार रहे थे। पुलिस वाले रहे 4 लोग थे। तू जब सही भी आ फिर क्या हुआ? फिर झटके से गेट खुल गया और गिर गया। फिर संगाई में नई गढ़ी ले गए, अब नई गढ़ी ले गए, वहाँ पे ट्रीटमेंट चालू हुआ, वहाँ नहीं सही रीवा रेफर कर दिए। तो रीवा में कब उनकी डेथ हुई है? रीवा में 10-10:30 बजे से। इनके परिवार में कौन कौन है? इनके परिवार में बड़ा लड़का है नीरज साकेत, छोटा है किरण साकेत, बड़ी लड़की है, और ज्योति साकेत छोटी लड़की है। बच्चे भी छोटे छोटे? जी सर। क्या पूरा मामला अभी तक सामने आया, किससे कार्रवाई की जा रही है? हाँ, ये नई गढ़ी की वीर चौकी की पुलिस है। ये शराब के एक मामले में आरोपी को पकड़ के ला रही थी। उसी समय जो आरोपी था, जो गाड़ी में बैठा हुआ था, पीछे 2 आरोपी थे, उसमें से एक आरोपी जो गाड़ी से नीचे कूद गया, उसको चोट लगी थी। उसको चोट लगने के कारण से उसको नई गढ़ी में दिखाया गया। उसके बाद वहाँ से रेफर होकर संजय गांधी में आया, यहाँ उसका इलाज चल रहा था और कल रात्रि में उसकी मौत हो गई। निश्चित रूप से इसमें जो पुलिस के कर्मचारी थे जो उसको ला रहे थे, जिस तरह का प्रोटोकॉल है कि उसमें कर्मचारी को पीछे बैठना चाहिए था, आरोपी भाग ना जाए, कूद ना जाए या कोई ऐसी हरकत ना कर ले, उसमें उन कर्मचारियों की लापरवाही पाई गई थी। इस कारण से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उनको निलंबित कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से, और उसमें उनकी अलग से जाँच की जा रही है। इसके साथ ही जो वो युवक हमारा जिसकी मृत्यु हुई है, उसकी मृत्यु के संबंध में, क्योंकि वो पुलिस की अभिरक्षा में था उस समय, उस संबंध में जुडिशल इंक्वायरी, इसको न्यायिक जांच कहते हैं, न्यायिक जांच प्रारंभ करा दी गई है। मजिस्ट्रेट साहब आ गए हैं, वो इसकी जांच करेंगे। इसका उद्देश्य जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा है, निष्पक्षता से और पारदर्शिता से उस पूरे प्रकरण की जांच हो जाए कि इसमें आखिरकार हुआ क्या था, इसकी मौत की वास्तविक वजह क्या थी। उस वजह को जानने के लिए मजिस्ट्रेट साहब के माध्यम से न्यायिक जाँच की जा रही है। उनकी जाँच प्रारंभ हो गई है और उनके जाँच में जो भी तथ्य आएंगे, जिस तरह के भी तथ्य आते हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। शराब की शिकायत थी कि दारू का अवैध विक्रय परिवहन करते हैं, इस कारण से पुलिस गई थी कार्रवाई करने के लिए। उसी कार्रवाई के दौरान ये आरोपी पकड़ में आ गए थे। नशीली कफ सिरप के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस की कार्यवाही के दौरान 2 आरक्षकों पर लगा सौदेबाजी का आरोप। पुलिस कर्मियों को पुलिस अधीक्षक ने सिविल लाइन थाने से हटाया। आपको बता दें कि बीती रात सिविल लाइन थाना अंतर्गत कबाड़ी मोहल्ले में पुलिस के द्वारा नशीली कफ सिरप के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 3 पेटी कोरेक्स जब्त की गई थी। बताया जा रहा है कि इस कार्यवाही के दौरान सिविल लाइन थाने में पदस्थ 2 आरक्षकों पर सौदेबाजी का आरोप लगा था, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के द्वारा दोनों ही आरक्षकों को सिविल लाइन थाने से बाहर का रास्ता दिखाते हुए उन्हें नई गढ़ी थाना भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस कार्यवाही के दौरान सिविल लाइन थाने में पदस्थ आरक्षक राजीव द्विवेदी और अश्वनी शुक्ला के ऊपर पकड़ी गई नशीली कफ सिरप में गोलमाल करने का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के द्वारा दोनों ही आरक्षकों को सिविल लाइन थाने से हटाकर नई गढ़ी थाने में भेज दिया गया है। हम आपको बता दें कि इस घटनाक्रम की पूरी जांच स्वयं पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के द्वारा की जा रही है। प्रस्तुत है इस संबंध में पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। हमें अभी उसका डिटेल नहीं है, लेकिन कल कुछ सूचना आई थी
और 2 लोगों के बारे में मुझे ऐसा प्राप्त हुआ कि 2 लोग की भूमिका ठीक नहीं थी, तो उसकी जांच के लिए मैं पृथक से आदेश कर रहा हूं। बाकी उन दोनों लोगों को मैंने यहाँ वहाँ से हटा दिया है और इस मामले में जो भी संलिप्त होगा, पुलिस वाला संलिप्त होगा, जो भी होगा, उसको जिले से बाहर करने से लेकर विभाग से बाहर करने तक की कार्रवाई की जाए। 15 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म, रिश्ते के भाई एवं मामा ने दिया घटना को अंजाम। आपको बता दें कि सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मऊ में सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने एक बार फिर जिले को शर्मसार कर दिया है। नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले उसके खुद के रिश्ते के मामा एवं भाई बताए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि फरियादी की शिकायत संबंधित थाने में दर्ज नहीं की गई। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस उसके ऊपर उल्टा दबाव बना रही है। अपने साथ हुए दुष्कर्म की शिकायत करने फरियादिया पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। किशोरी ने अपने ज्ञापन पत्र में बताया कि वह 8 जून को भैंसों को लेकर तालाब में पानी पिलाने गई थी, जहां उसके रिश्ते के मामा एवं भाई अपने 2 साथियों के साथ पहुंचे और पीने का पानी मांगने लगे। जब वह पानी देने लगी तो आरोपियों ने उसके मुंह को कपड़े से बांध दिया और मोटरसाइकिल में बिठाकर अज्ञात स्थान पर ले गए, जहां उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। इस संबंध में प्रस्तुत है पीड़िता एवं उसकी नानी से प्राप्त जानकारी के अंश। मऊ से क्या घटना हुई है आपके साथ? गए रेहान भैंसी चरावा है, तो गए रेहान भैंसी चरावा है। हाँ। तो भैया लोग आए, कहीं जीजी पानी दे दो, तो हम पानी ले रहे हैं। मागिन पानी पिए का, फिर दिए हाथ ले बैठा के लगे गाड़ी में। दुष्कर्म किए हैं? कहाँ लेके गए फिर लगे सिमन घाट। वहाँ पे क्या किया आपके साथ? वहाँ गलत काम किए। कितने लोग थे वो लोग? 4 लोग रहे। कौन कौन था उसमें? उसमें भूरा, छोटू, मोनू, दिलीप। ये भूरा कौन लगता है आपको? मामा। और एक रिश्ते का और कौन वो है? छोटू मौसिया। मौसेरा भाई है। हाँ मौसेरा भाई। 4 लोग मिलकर आपके साथ दुष्कर्म किए। हाँ तो क्या थाने में शिकायत करवाई है क्या आपने? हाँ करवाए हैं। थाने गई थी, क्या बोले? बोले था हम तुमको ऐसा बोलेंगे तो हम तुमको कह देंगे, हुआ ये थाना में बंद कर देंगे। अभी तक कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया है? नहीं। यहाँ काहे के लिए आई हैं आप? आए हैं ऐसा शिकायत बताने के लिए। मेडिकल हुआ आपका? नहीं। कौन से थाना क्षेत्र का मामला है? शाहीपुर। घटना कब हुई थी? 8 तारीख को। कहाँ से आई हैं आप? हम तो मऊ से आए सर। ये जो घटना हुई है आपकी कौन लगती है? ये हमारी नातिन लगती है सर। क्या घटना हुई है? ये घटना ये हुई कि इसको हम भैंस छुड़ाया और रोज़ छुड़ावत रहें, तो ये लग गए भैंस तलाई में डब्बा डारे रही। ये लोग दारू पीन और दारू पी के हमारे नातिन का ले जाए के 4 लोग रहें, छोटू, भूरा, दिलीप, मुनुआ, कौल। नातिन का हमारे ही लगे सिमन घाट, चाहूँ छुलाहटा में लगे जाए। अब यहाँ ताके कि हमारा नातिन भैंस आगे नातिन का ये साहब 6 बजे ये पहुँची दिन बूढ़त, हमसे रोए कि बताइस। हम कह नरी कहाँ रहे, ले ही लाठी बान मारे का, कहे कि नन्नी रे हम ही मान ना, हम ही लोग सब पकड़ के ले जाए के हमें सिमन घाट में कह रहे। ये कौन थे ये लोग? कौन है? रिश्तेदार है क्या? रिश्ते में लगता है एक मामा लगता है भूरा, और छोटू मौसिया लगता है, और दिलीप भाई लगता है, सगे परिवार के आही, और वो कोला आए थे। क्या आरोपी पकड़े गए हैं? नहीं, को नहीं पकड़े गए। थाने गए थे, क्या बोले? थाने गए तो हम बताएं कि ऐसी से सर हाल हुई, तो पहले तो बोले कि चलो मेडिकल करवाएं, तो हम कहीं चली सर, लेकिन हट मेडिकल वेडिकल नहीं तो ही कुछ नहीं कहनी है। वहाँ से सर फोन आएगा सरपंच साहब की, तो जब फोन आएगा तो कहीं होगा ऐसा हो जाएगा काम ऐसा या वैसे, तो कहीं तुमको जो ना निकलेगा मेडिकल में तुमको 2 को बेर देंगे नानी नातिन का। फिर हमको 2 पुलिस और ले जाए के और वहाँ से मरिया लाएंगे, तो जैसे वहाँ दाँके हम खलागे, दाँके लागे, डॉक्टर लागे, कहीं हट यहाँ राखे है, काज नहीं की है, या नहीं की है, वह नहीं की है, भाई चरपगती से तब उठा गए या हुआ हो जाइए थोड़ा लिखा दी 3-3 ये लिखा दी में झगड़ा। अब उनका हम सर मारे गए हुआ तलाई में कुड़कुड़ा मुड़कुड़ा धाए हैं, थोड़ी रात सीरी धाए हैं, हम ये बैठ रन घर में। अब उनका झगड़ा करे गए तो लाठी चलावे गए। कितने तारीख की घटना है? 8 तारीख के।
माता पिता कहाँ रहते हैं? इनकर माता पिता हुआ नहीं नाती यहाँ रखे यहाँ बिटिया के आए। माता पिता कहाँ है घर इनका? इनकर घर तिघरा वहाँ बेरसुनपुर तिघरा कछिया टोला। जिला मुख्यालय में विवाह समारोह का हुआ आयोजन। सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुई भीड़। नागिन की धुन पर थिरकते लोग, न चेहरे पर मास्क, न कोरोना का खौफ। आपको हम दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर ये लग रहा है कि ये लोग कोरोना की तीसरी लहर का गाजे बाजे के साथ स्वागत करने निकले हैं। दरअसल ये दृश्य चुरहटा थाना क्षेत्र के भिटवा गांव का है, जहां बीती रात एक परिवार में विवाह का आयोजन किया गया था। इस वैवाहिक कार्यक्रम में सैकड़ों लोग सम्मिलित हुए। डीजे की धुन पर थिरकते बाराती, जिनके चेहरे पर न तो वायरस का खौफ था और न ही प्रशासन का। सबसे बड़ी बात यह कि वो निकलकर सामने आ रही कि इस वैवाहिक आयोजन की सूचना थाने में भी नहीं दी गई थी। जैसा कि प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि वैवाहिक कार्यक्रम में कुल 50 लोगों को ही अनुमति होगी, जिनकी कोरोना जांच की कॉपी सहित सभी के नाम की सूची बनाकर थाने में दी जाएगी। लेकिन इस कार्यक्रम की सूचना ही थाने में नहीं दी गई। हालांकि ये बताया जा रहा है कि संबंधित सरपंच इस पूरे आयोजन का मुखिया बना हुआ था, जिसके चलते थाने सहित बड़े बड़े लोगों से उसके संबंध बताए जा रहे हैं। शायद इसी के चलते पुलिस ने इस ओर देखने की जहमत नहीं उठाई। हम आपको बता दें कि कैसे लोगों ने स्वतंत्रता को स्वच्छंदता मानकर कोरोना की तीसरी लहर को आमंत्रित करने का काम किया है तथा शासन प्रशासन की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आमादा है। प्रस्तुत है इस कार्यक्रम की एक झलकी। रिंग रोड फेज 2 से प्रभावित होने वाले गांव सिलपरा, कुठुलिया, वैसा, देवरा, मगुरिहाई, खैरा एवं सतना जिले के पैपखरा व केमार ग्रामों के किसानों को न्याय दिलाने हेतु भारतीय किसान यूनियन द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा गया ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष ने मीडिया को बताया कि ग्राम सिलपरा, कुठुलिया, वैसा, देवरा, मगुरिहाई, खैरा एवं सतना जिले के पैपखरा व केमार रिंग रोड फेज 2 से प्रभावित गाँव हैं, जहां के किसानों की दावा आपत्ति की कोई जानकारी देने की जहमत नहीं उठाई जा रही। जिन किसानों ने दावा आपत्ति दिए हैं उनमें भी कोई समुचित कार्यवाही नहीं की गई है। किसानों के घर, बागीचे, कृषि योग्य उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। किसानों को समुचित जानकारी भी नहीं दी गई है। बिना मुआवजा दिए ही खैरा ग्राम में काम शुरू कर दिया गया। क्या ये न्याय संगत है? इस संबंध में समुचित कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। भूमि अधिग्रहण के प्रावधान के तहत किसानों को उनके भूमि, मकान, बाग बगीचे, पेड़ इत्यादि का उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही किसानों के साथ जबरदस्ती न की जाए। किसानों से पैन कार्ड, आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं। उनको ये नहीं बताया जा रहा है कि उनकी जमीन का कितना रकबा, मकान, पेड़ का मुआवजा निर्धारित किया गया है। इस संबंध में किसानों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को ज्ञापन सौंपते हुए उनसे मांग की गई है कि इस संबंध में उचित कार्यवाही करें। प्रस्तुत है इस संबंध में किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी से प्राप्त जानकारी के अंश। आज हम लोगों ने माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय से मुलाकात की और उनसे निवेदन किया है कि देखिए, जब हमारी जनता के ऊपर आपत्ति आती है तो जनप्रतिनिधि किस लिए होते हैं? जनता की आपत्ति का निराकरण करने के लिए। सिलपरा से बेला तक आउटर रिंग रोड बन रही है। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उसका नक्शा माने सब कुछ बनवा दिया। उन्हें मालूम है कि चौराहा कहाँ बनेगा। हमारे यहाँ के विकास पुरुष जी को मालूम है चौराहा कहाँ बनेगा, लेकिन किसानों को नहीं मालूम है कि चौराहा कहाँ बनेगा और किसकी उसकी ऊंचाई कितनी होगी और उसके क्या मापदंड होगी। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, देखिए कि बिना मुआवजा दिए हुए किसानों के ज़मीनों में काम शुरू कर दिया गया। आप सोचिए, सिंचित ज़मीन, असिंचित ज़मीन और माने उसका मुआवजा कितना होना चाहिए। घर लोगों के फंस रहे हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसानों से आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं और किसानों से बैंक का खाता
मांगा जा रहा है कि उनके खाते में ट्रांसफर कर दें, इसलिए कि अगर किसानों के खाते में मुआवजा की राशि ट्रांसफर कर देंगे तो फिर उन्हें आपत्ति करने का मौका ना दिया जाए। ये किसानों के साथ सरासर अन्याय हो रहा। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने माननीय सभी विधायकों से, संसद जी से, जिला प्रशासन से, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, किसानों के साथ अन्याय ना करिए। किसानों को जो भू अधिग्रहण नियम है, आदेश है, भू अधिग्रहण अध्यादेश है, उसके तहत किसानों को मुआवजा दिया जाए, उसके साथ समस्या का निराकरण किया जाए। समस्या के निराकरण करने के बाद ही रोड में काम लगाया जाए। यहाँ के अधिकारियों से अगर मिलते हैं हम सब लोग तो हम किसानों से अभद्रता से पेश आते हैं, क्योंकि उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। जो यहाँ के स्थानीय नेता चाहते हैं कि रोड बने, उनका माने पूरी तरह संरक्षण प्राप्त है। वो किसानों का शोषण करा रहे हैं और वो उनसे भी अपील करते हैं कि वो शोषण बंद करें। हर गांव में कैंप लगाए जाएं और किसानों की समस्याओं को सुना जाए और उनका निराकरण कराया जाए और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। कितने ऐसे किसान हैं जिनको मुआवजा अभी तक नहीं मिला है? अभी तक तो किसानों को मान लीजिए ऑनलाइन इन्होंने जितने किसानों को ट्रांसफर किया हो मुआवजा पता नहीं है, लेकिन मौके में किसी को नहीं दिया गया है। हम लोगों की यही मांग है कि देखिए, हमारा मान लीजिए किसान का घर फंस रहा, किसान का खेत फंस रहा, किसान के बाग फंस रहे, किसान के घर फंस रहे, तो एक किसान को आप बना के दो ना कि आपकी जमीन इतने एकड़ ली गई, घर इतना लिया गया, पेड़ इतने लिए गए, इतना मुआवजा भी बना। हर किसानों को कॉपी दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ हमने जिला प्रशासन के अधिकारियों से बात की कि हर किसानों को कॉपी उपलब्ध कराइए, तो वो कहते हैं कि ये एक्ट में प्रावधान नहीं है, किसानों को मूर्ख समझते हैं। तो हम चाहते हैं किसानों का शोषण क्यों करते हैं भाई? किसानों का शोषण ना करिए। जैसे होता है ना कि महाभारत में जब चीर बचाने वाला ही चीर हरण करने लगेगा तो आखिर किसान कहाँ जाएंगे? काहे के हैं ये सब जनप्रतिनिधि? गिरीश गौतम जी को ज्ञापन के माध्यम से सूचना दी गई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह, हमने कहा है कि देखिए, किसानों से बिना किसानों को मुआवजा दिए किसानों की भूमि में काम न लगाया जाए, किसानों को उचित भू अधिग्रहण के तहत मुआवजा दिया जाए, पुनर्वास की सबकी व्यवस्था की जाए। एक्ट में भू अर्जन का जो एक्ट है उसमें सभी प्रावधान हैं, सभी प्रावधानों को लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि आपकी बात को हम माने शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे और आपके समस्याओं का समाधान करेंगे। हम सबसे मांग करते हैं जिला प्रशासन से, हर गांव में कैंप लगाएं, किसानों को बतलाएं कि इतनी ज़मीन फंस रही, इतने बाग, इतने बगीचे और इतना मुआवजा बना। और जो नहर का मुआवजा दिया है पिछले साल और जो अभी वर्तमान की रजिस्ट्रियाँ हैं, सबको देख के मुआवजा का निर्धारण किया जाए, किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, किसानों के साथ जातीयता न की जाए। आज के लिए बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।